उस जमाने में अटल जी अपोजिशन लीडर थे, लेकिन अमित शाह और मोदी की सरकार ने इस देश के संविधान की धज्जियां तो उड़ाई ही, उन्होंने संसद के अंदर इतना अपमान किया लोगों का कि 4 नेताओं को छोड़ दीजिए जिन्होंने शादी ही नहीं की, तो उनको इसका पता ही क्या है। सारे नेताओं के 5 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे, 8 बच्चे, निकालो ना मुल्क से बाहर इन सब नेताओं को, अगर आपको ये कानून लाना है। और मराठों की रिजर्वेशन मांगने के बाद से हालात महाराष्ट्र के बदले, क्योंकि सरकार में किसी की भी हो, चाहे वो सेना बीजेपी की सरकार थी, चाहे आज कांग्रेस की सरकार और महाविकास अघाड़ी के, सब में वर्चस्व जो है वो मराठों का है। चूंकि हम संविधान के दायरे में हैं, संसद में उनकी बहुमत है। बहुमत का ये मतलब नहीं है कि आप किसी चीज को तबाह कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें। मैंने पहले अपने जिक्र में ये आपसे कहा कि इस देश की संसद का मान रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने मंत्रिमंडल में लाया। लेकिन सच आपके सामने है, सारा देश देख रहा है कि किस तरह से मुल्क की बर्बादी हो रही है। मुल्क का जो अपना जीडीपी ग्रोथ है वो आज बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, आमना सामना मीडिया में आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। आज हम आपकी उस शख्सियत से मुलाकात कराते हैं जो कि सियासी, समाजी, मिली और अदबी तंजीमों से वाबस्ता हैं, जिनकी खिदमत का एक वसी दायरा हमारे सामने है। ये वो शख्सियत है जिन्होंने सियासत में एक बड़ा मुकाम हासिल किया और साथ ही साथ इस बम्बई शहर में गुज़िश्ता तकरीबन 25 सालों से मुशावरों के रूह रवा रहे हैं, जिन्होंने न जाने कितने शायरों को मुतारिफ़ कराया जो आज बुलंद मकाम पर हैं, जिनका अदब से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, जो आज लीडर ही नहीं एक पत्रकार की हैसियत से भी उन्होंने एक अखबार को बम्बई शहर में बहुत ज़ोरों शोर से चलाया, जिसका नाम था दोपहर के एडिटर, पब्लिशर, मालिक और मौजूदा वक्त में कांग्रेस के तर्जुमान, कांग्रेस के सीनियर लीडर जनाब निज़ामुद्दीन राइन साहब से आपकी मुलाकात कराते हैं। निज़ामुद्दीन राइन साहब, आपका आमना सामना मीडिया में इस्तकबाल है। शुक्रिया। निज़ाम साहब, जैसे कि बातें तो बहुत सी हैं, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मुल्क के हालात बड़े ही अजीब व गरीब है, हालात बड़े ख़राब हैं, लेकिन कुछ सवालात हम आपके सामने रखना चाहेंगे। सबसे पहले तो मुल्क के मौजूदा हालात को देखते हुए अनकरीब बीएमसी के इलेक्शन होने जा रहे हैं महाराष्ट्र में अगले साल। उसके बाद में 2022 में यूपी में असम्बली इलेक्शन की तैयारी है, फिर 2024 में मरकज़ी हुकूमत। इन पिछले 7 सालों में जिसने मुल्क के पूरे शिराजे को बिखेर के रख दिया, वो हुकूमत आज पूरे मुल्क में इंसानियत और गरीबों की दुश्मन साबित हो रही है। तो आने वाला वक्त क्या होगा, कैसे होगा, इन हालात से कैसे निपटेगी देश की जनता, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस मुल्क में एक आईन है, एक संविधान है। हम सभी को इस देश में जो लोग रहते हैं उन्हें चाहिए कि कोशिश ये हो कि जो इस मुल्क के संविधान ने हमें दिया है हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें और उसके फ़ायदे से लोगों को हम फ़ायदा पहुँचाएँ। लेकिन हमें अफसोस है कि सियासी पार्टियां इस मुल्क में, काफ़ी सियासी पार्टियां हैं, बहुत सारी सेकुलर पार्टियां हैं, कम्युनल भी हैं, और जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसमें जिस तरह की राजनीति हो रही है वो बहुत सारे लोग संविधान के दायरे से बाहर जा रहे हैं। जब संविधान का सही इस्तेमाल करेंगे तो आप इस मुल्क में बहुत ही सुकून और शांति से रह सकेंगे। अगर आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ में खुद के लिए और सिर्फ अपने लोगों के लिए अगर आप सोचेंगे तो आप कभी इस मुल्क को तरक्की की तरफ जाते हुए न देख सकेंगे, ना आप उसका कोई फ़ायदा उठा सकेंगे। आप 10 सालों के पहले से आज तक की चीज़ों को आप देखिए कि आपको ये लगेगा कि क्या ये वही भारत है जहां संविधान के दायरे में रह के बात होती थी? क्या ये वही भारत है कि जिसके संसद में कभी नेहरू, लोहिया, अंबेडकर जैसे लोग अपने विचार रखते थे, जिनकी बहस पार्लियामेंट में होती थी तो लोग सुनने के लिए एक दूसरे को लाया करते थे? मैं इस देश के संविधान की बात कर रहा हूं और इस देश की संसद में चल रहे विषयों पर भी बात करता हूं कि मुझे अच्छे से याद है कि जब भी इस देश में नेहरू जी की सरकार थी तो बुरी तरीके से जनसंघ हार चुका था और ख़त्म हो चुका था।
तो उस दौरान जवाहरलाल नेहरू ने 2 सीनियर नेताओं को संसद में लाया और संसद में लाने के बाद लोगों से ये कहा कि अगर मैं संसद में पूरी ताकत से अकेले रहूंगा तो देश के लोगों को एक गलत मैसेज जाएगा, इसलिए हमने विरोधी पक्ष के हारे हुए 2 नेताओं को राज्यसभा के माध्यम से लाकर संसद में रखता हूं कि अगर मेरी कोई डिबेट हो, कोई बहस हो, इस मुल्क के लिए कोई चीज तय हो तो वो लोगों को विश्वास रहे इस देश में, इसलिए हमने बाहर से लाया। आप खुद सोचिए कि नेहरू की गवर्नमेंट में, मैं ये बात पिछले आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि जब आगे मैं आऊंगा बात करने तो आपको सांप्रदायिक विषयों की तमाम चीजें खुली हुई मिलेंगी। उस जमाने में इस देश में अगर आपको याद होगा कि आरएसएस के लोग आज जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करते हैं, उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नेहरू जी ने अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया। ये लोगों को सोचने की जरूरत है। आज जो लोग नेहरू के परिवार के खिलाफ या नेहरू के खिलाफ बात करते हैं, उन्हें यह जानना चाहिए कि इस तरह के लोगों को भी नेहरू ने अपनी कैबिनेट में, सिर्फ इसलिए कि देश में ये कभी बात ना उठे कि हम अपोजिशन की बात को नहीं सुनते, तो उन्होंने कैबिनेट में उनको मिनिस्टर रख के और कश्मीर के मामलों का मंत्री बनाया। जिस विषय को लेकर आज इतनी बहस हो रही है, नेहरू को आज वो गालियां दे रहे हैं, उनको शायद ये इतिहास मालूम नहीं है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अब संसद में लाकर, जबकि वो चुनाव हारे थे, उनको हैसियत नहीं थी उनकी, अगर नेहरू नहीं बनाते तो उनकी हैसियत नहीं थी कि वो जबरन कोई चीज कर सकते, लेकिन चूंकि देश से इस खानदान को लगाव था, प्यार था, तो उन्होंने इस तरह के का भी एक ट्रायल किया। और इसीलिए किया कि ये मुल्क की आज़ादी के बाद चूंकि हिंदुस्तान बड़ा कमज़ोर सा था, कमजोरी के से मुराद ये कि हमारे यहाँ कोई डेवलपमेंट का काम उस जमाने में नहीं था, नेहरू ने, इसीलिए नेहरू को जो है वो स्वर्ण युग नेहरू का इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने एक आधुनिक भारत का निर्माण किया और उसमें उन्होंने ये सोचकर निर्माण किया था कि इस देश में बसने वाली सभी कम्युनिटीज, चाहे वो दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सब तरक्की करें और देश तरक्की करे। लेकिन मौजूदा हालात में आज इस देश में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो मीडिया के लोगों की वजह से नुकसान हुआ। आज मीडिया में एक तबका, मैं पूरी मीडिया को नहीं कहता, लेकिन मीडिया का एक तबका जो बड़ा तबका, यस, जो दिखाने की कोशिश करता है इस भारत की तस्वीर को, वो गलत तरीके से, कभी कभी तो दुख होता है कि मैं 20 साल पत्रकारिता में रहा, मैं मेरे अखबार के लाइन में मैंने उदयन शर्मा को, राजीव शुक्ला को, मैंने ऐसे बड़े लोगों को, ओम प्रकाश सिंह को, जैसे बड़े बड़े जर्नलिस्टों के साथ देखा और काम किया, तो कभी ऐसा लगता नहीं कि आज की जर्नलिज्म जो हो रही है या जो लोग आज दिखा रहे हैं मीडिया में, आज कहाँ चले जा रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, इससे उनका तो चंद मिनट का फायदा है, चंद महीनों का फायदा है, लेकिन देश की मिट्टी को, देश की नींव को जिस तरह से वो खोखला कर रहे हैं, आने वाले भारत के लिए जो नस्ल आएगी उसके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। इसलिए मुझे आज भी लोगों से एक ही बात कहना है कि आपके पास इस देश का एक मजबूत संविधान है, अगर आप सिर्फ संविधान के दायरे में बात करें तो, और सिर्फ संविधान को ही माने, तो ये मुल्क आज भी सबसे आगे निकल सकता है और उसे कभी कोई दुश्वारी नहीं होगी। आज उसी देश के संविधान ने मोदी और अमित शाह को उस कुर्सी पर बिठाया कि जहां पर वो लोगों के साथ में नाइंसाफी कर रहे हैं, जबकि उनको इंसाफ करना चाहिए था। आज दलित परेशान है, मुसलमान परेशान है, आदिवासी परेशान है, किसान परेशान है। किसानों का आंदोलन लगातार 8 महीने से चल रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको ही कह सकता हूं कि ये जो सरकार आई है ये चुनकर आई है, इससे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन आप सोचो कि इस भारत में 132 करोड़ लोग रहते हैं। 132 करोड़ लोगों में से सिर्फ 18.5 करोड़ या 20 करोड़ लोगों ने ही बीजेपी को वोट दिया है। आप उसको 25 करोड़ मान लीजिए। बाकी के लोगों में से भी जिन लोगों ने वोट किया, क्योंकि वोट तो 55% से ज्यादा इस देश में हुआ नहीं, तो उस 55% के लोगों ने जिस तरह के चुना, और हमारे यहाँ चूंकि लोकतंत्र है और सर गिने जाते हैं तो उनके यहाँ सांसद ज्यादा हैं, सरकार उनकी बन गई। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि मैं भारत के हर व्यक्ति की इच्छा शक्ति के हिसाब से काम कर रहा हूं, तो आज देश का कोई भी आदमी ये बात मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि हम संविधान के दायरे में हैं, संसद में उनकी बहुमत है। बहुमत का ये मतलब नहीं है
कि आप किसी चीज़ को तबाह कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें। मैंने पहले अपने जिक्र में ये आपसे कहा कि इस देश की संसद का मान रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने मंत्रिमंडल में लाया। आज हालत यह है कि अपोजिशन की लीडरशिप को उन्होंने खत्म किया। आपने देखा कि जो 5% या 10% पर लीडरशिप होती है, अगर उससे 1-2 सांसद कम रहा तो उन्होंने उस चीज को खत्म किया। मैं आपको और भी इससे आगे, इन्हीं की कांग्रेस की सरकार में यूएनओ में जब भाषण करना हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी को भारत का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भेजा गया। नरसिम्हा राव की सरकार थी, सलमान खुर्शीद उनके साथ विदेश मंत्री थे, लेके गए थे। तो ये भारत की ताकत की सोच को दुनिया में रखने के लिए हमने अपोजिशन लीडर को भेजा। उस जमाने में अटल जी अपोजिशन लीडर थे, लेकिन अमित शाह और मोदी की सरकार ने इस देश के संविधान की धज्जियां तो उड़ाई ही, उन्होंने संसद के अंदर इतना अपमान किया लोगों का कि आज बहस का कोई मुद्दा ही नहीं है। उन्हें जिस विषय पर जो चाहते हैं वो सारा कुछ वो करते हैं, और कभी वो कोर्ट के माध्यम से कहलवा लेते हैं, कभी किसी और माध्यम से कहलवा लेते हैं, जबकि उस चीज का नुकसान देश को डायरेक्ट दिख रहा है। जो जो पॉलिसीज वो देश में ला रहे हैं तरक्की के नाम पर, आप खुद देखिए। आप एक जर्नलिस्ट हैं, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, और आप फील्ड में हैं। मैं सियासी पार्टी की बात कर सकता हूं, कहीं राजनीति से जुड़ा हूं, लेकिन सच आपके सामने है। सारा देश देख रहा है कि किस तरह से मुल्क की बर्बादी हो रही है। मुल्क का जो अपना जीडीपी ग्रोथ है वो आज बर्बाद हो चुका है। हेल्थ सिस्टम पूरी तौर पर, अभी ये महामारी में आपने खुद देखा कि लाखों लोग मर गए, लाखों लोग। अभी तो आंकड़े आ रहे हैं ऐसे जो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि सरकारों ने सही तरीके से आंकड़े देश के सामने अभी रखे ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर जो इनका मुआवजा मुझे देना है, अगर वो मुआवजा देने की बात आई तो इस देश में हालत और भी बदतर हो जाएंगे। इसलिए वो किसी भी चीज को छिपाने के लिए अपने राजनैतिक चीजों को छोड़कर इस देश में हिंदू मुस्लिम की बात करके आरएसएस की प्लानिंग को आगे ला करके वो मुद्दे को दबा देते हैं। जब भी कोई मुद्दा आता है तो वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए किसी न किसी तरह से वो हालात को पलटने के लिए कोई गलत रास्ता अख्तियार करते हैं। जब भी कोई इशू आया, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, आपने भी 2022 के चुनाव की बात की, अभी उन्होंने एक नया मुद्दा ला दिया कि साहब वो हम जो है 2 बच्चे वालों को ही, अरे साहब आज जो कानून लाग रहे हैं इस मुल्क में कैसे संभव है? आप खुद सोचिए ना कि उनके 90%, इनके 4 नेताओं को छोड़ दीजिए जिन्होंने शादी ही नहीं की, तो उनको इसका पता ही क्या है? सारे नेताओं के 5 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे, 8 बच्चे, निकालो ना मुल्क से बाहर इन सब नेताओं को, अगर आपको ये कानून लाना है। तो ये इस तरह की बेहुदा बातें हैं। और रही बात उसका फायदा देने का, कानून लाकर आखिर योगी सरकार या मोदी सरकार क्या हिंदुओं को डराना चाहती है कि भाई अगर हमने आबादी पे कंट्रोल नहीं किया तो इस मुल्क में मुसलमानों की आबादी हमसे ज़्यादा हो जाएगी और इस मुल्क पे मुसलमान काबिज हो जाएंगे? क्योंकि आज फिरका परस्त अनासिर ने इतना जहर बो दिया कि वहाँ का नौजवान ये कहने लगा है कि भू कानून लेकर आओ और देश को गुलामी से बचाओ। तो देश को गुलामी से किससे बचाना चाह रहे हैं लोग? आपको याद होगा कि जो इसके पहले जब भी कश्मीर में धारा 370 नहीं हटी थी, उससे 10 साल पहले, और 2 ही प्रदेशों में मुस्लिम चीफ मिनिस्टर होते थे, उस जमाने में जो भारत की जनगणना हुई है, अगर उस जनगणना को आप देखें तो 400 साल की बात करता हूं कि जो रेशियो से मुसलमानों की वो बात कर रहे हैं कि मुसलमान के बच्चे बढ़ जाएंगे और उनकी आबादी बढ़ जाएगी, हिंदू खतरे में होगा, 400 साल अगर उसी रेशियो से बढ़ते हैं तो मुसलमान और हिंदू एक साथ आएंगे। जबकि आज मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा मॉड हो गया है। आप 1000 मुसलमान परिवारों का सर्वे करिए तो आपको 1000 में से आज भी 900 परिवार ऐसे मिलेंगे जिनके 2 ही बच्चे हैं। 2 बच्चे, सही। आप उस पर बहस ही नहीं कर सकते। ये तो एक डराने, जहां तक लोगों को सुविधा देने की बात है, पिछले 20 साल से महाराष्ट्र में लागू है, मुंबई में लागू है कि हमारे यहाँ कारपोरेशन में वही चुनाव लड़ेगा जिसके 2 बच्चे हैं 67 के बाद। तो ये डराकर सिर्फ हिंदुत्व की पोजीशन को क्लियर करना। और कौन सी राज में बात कर रहे हैं आप? हिंदुत्व राज की में आप हिंदुओं को बताने की जरूरत महसूस कर रहे हैं? आपका राष्ट्रपति, आपका मुख्यमंत्री, आपका प्राइम मिनिस्टर, आपका सारे जजेस आपके, आप कौन से लिए आप बहका रहे हैं? पुलिस आपकी, फौज आपकी, सब होने के बावजूद भी उनको एक डर है कि इस देश में सेकुलरिज्म को मानने वाला हिंदू जो है वो बड़े पैमाने पर आगे आ रहा है, और उसका आना इस देश के लिए एक शुभ मौका होगा
होगा कि जब वो सच बात को समझेगा और लोगों के लिए, क्योंकि इस देश से आप मुसलमानों को निकालने की बात करते हैं। कभी एक लीडर बयान देता है कि उनके सारे गर्दन काट दो, कभी उनका बयान देता है कि ये मुल्क के लिए खतरा। अरे इस मुल्क में जितना खून मुसलमानों ने दिया है, मुसलमानों के आबो अजदाद ने दिया है, उतना किसी दूसरे ने नहीं दिया है। ये बात मैं खुद नहीं कह रहा हूं। सावरकर जिसकी वो पूजा करते हैं, सावरकर ने जमीयत उलमा के एक जलसे में साफ कहा कि इस मुल्क में मुसलमानों के बगैर जो है मुल्क की आज़ादी पूरी नहीं होती। सारी ऐसी चीज़ें हैं। पहले वो इस मुल्क का इतिहास तो पढ़ें, लेकिन चूंकि हिंदुत्व का जो चश्मा है वो इतना गहरा हो गया है इन नौजवानों के पास, और ये वो नौजवान है जो बेकारी में है, ये वो नौजवान है जो लूट खसोट डकैती और इस तरह के कामों में लागू हैं। आज ही एक नौजवान की अभी गिरफ्तारी हुई है जो पिछले दिनों दिल्ली के दंगों में मुसलमानों को मारने की बात कर रहा था, आज ही उसके हरियाणा में गिरफ्तारी हुई है। तो ये उस तरह के लोग हैं जो कभी भी सामाजिक जो धारा है सबका, जो मुख्य धारा जिसको बोलते हैं, उसमें नहीं है, फिर भी उनकी बात सुनी जा रही है। क्योंकि आज जिस तरह से इनको पता है कि ये देश चला नहीं सकते, पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री ने दौरा किया, हजारों करोड़ रुपए डाला, लेकिन मुल्क में कहीं से पैसा आया नहीं, कोई डेवलपमेंट करने को इस मुल्क में तैयार नहीं हुआ। क्योंकि जो चीजें के नाम पर, जिन चीज़ों के नाम पर मुल्क में डेवलपमेंट के लिए फॉरेन से पैसे आते हैं, वो कोई हालात ही नहीं बन रहे। आज रिजर्व बैंक के पास कोई पैसा बचा नहीं है, सारा पैसा रिजर्व बैंक का उन्होंने निकाल लिया। तो अगर कोई देश इस देश में आकर कोई चीज करना चाहता है, कोई काम करना चाहता है, तो उसके पैसे की सिक्योरिटी देने के लिए सरकार जवाबदार नहीं होती। उसकी जवाबदारी रिजर्व बैंक की होती है कि रिजर्व बैंक उसको प्रोटेक्ट करती है कि आप हमारे मुल्क में पैसा डालो, हम उसके लिए आपके लिए सुरक्षा देंगे। आज पैसा देने है नहीं, कोई सुरक्षा देने को तैयार नहीं। आप जिस जगह पर कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो आप चाहेंगे कि वहां पीसफुल माहौल हो, शांति का माहौल हो। आज कहीं शांति का माहौल नहीं है, इसलिए कोई भी विदेशी आकर हमारे देश में कोई भी प्रोजेक्ट या कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। इसका एक ही कारण है कि विश्वास लोगों में टूटा है। आज जितनी बातें हो रही है, मैंने पहले ही कहा कि मीडिया का एक ग्रुप जिसने इस चीज को टर्न देने की कोशिश की, और उसमें उनका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है। जिस दिन उनकी जांच होगी और उस दायरे में वो आएंगे, अपने आप सब बातें खुल जाएंगी। खैर, सरकार, चाहे वो योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, वो ये समझते हैं कि खाना हमारी मर्जी से खाएं, आपका जायका हमारी मर्जी से हो, आपका लिबास हमारी मर्जी से हो, बच्चे पैदा करना हो वो भी हमारे कानून के मुताबिक हो, हमारी मर्जी से हो। तो ये तो इस देश में नामुमकिन है। देश आज़ाद है, यहाँ जमहूरियत है, इस बात को पूरा देश मानता है क्या। अब मैं आता हूँ निज़ामुद्दीन रायन साहब उस सवाल की तरफ कि महाराष्ट्र में ख़ास तौर से 5% रिजर्वेशन की बात हो रही है मुसलमानों के लिए। आखिर इसका पूरा सही फार्मूला क्या है, क्योंकि आप ओबीसी मूवमेंट से भी बहुत जुड़े हुए हैं, आपने इस पर काम किया है। मैं जानना चाहूँगा क्या आखिर पूरा ये इशू क्या है, ये किस तरह से, क्या रिजर्वेशन हासिल होगा या मुसलमानों को अदालत में जाना पड़ेगा, या इसका क्या रास्ता है क्या। क्योंकि ये लॉलीपॉप जो है हर पार्टी ने, हर लीडर ने इस इशू के साथ में खेला है क्या। मुसलमानों के रिजर्वेशन के ताल्लुक से हो, चाहे मुसलमानों की औकाफ की ज़मीनों के ताल्लुक से हो, सारे लीडर आज तक मुसलमानों से खेलते आए और कुछ भी नहीं हुआ इसका। ये मुसलमानों का मामला ये है कि मुसलमान चूँकि पिछड़ा है, मुसलमानों में कोई जो जात बिरादरी का कोई इशू है नहीं। मुसलमानों में पैसे के एतबार से रिजर्वेशन देने की बात हुई थी, पैसे के एतबार से उनको फ़ायदा पहुंचाने की बात हुई थी। पिछली सरकार जो गई है इनकी बीजेपी की, उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने हाउस में एक क्वेश्चन पास करके लाए थे कि भाई मुसलमानों को 5% हमको देना है। तो उसमें कुछ लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया कि हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन आपको, चूंकि आप जो है एजुकेशन में पिछड़े हैं, इस बात को मुंबई हाई कोर्ट ने माना और सिर्फ हमको एजुकेशन में 5% देने का उन्होंने प्रॉमिस किया, और उन्होंने सरकार को डायरेक्शन किया कि आप इन्हें दे सकते हैं। उसके बाद सरकार बदल गई, क्योंकि ये बिल्कुल आखिरी टाइम में नागपुर अधिवेशन में आया था, और उस जमाने के हमारे मिनिस्टर नसीम खान थे, उन्होंने बहुत सारी कोशिश की, लेकिन जो मूवमेंट चल रहा था महाराष्ट्र में जिस तरह का, उसके बाद ही सरकार बदली। सरकार बदलने के बाद दोबारा चूंकि उस कानून को हाउस में पास करना था, हाउस में उस कानून को बीजेपी की सरकार ने नहीं पास किया, इसलिए वो कानून उसी दौरान वो रद्द हो गया। जब वो रद्द हो गया और दोबारा नई सरकार आई, तो हमारे लोगों ने डिमांड किया। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आज तक उस रिजर्वेशन को लेकर मुसलमानों की कोई भी जमात
चाहे वो मुंबई का हो, महाराष्ट्र का हो, महाराष्ट्र के बाहर हो, कोई कोर्ट में नहीं गया है। तो इसलिए समझना चाहिए कि इसी दौरान एक नया बदलाव आया। वो बदलाव था कि इस राज्य में मराठों ने अपना रिजर्वेशन मांगा, और मराठों के रिजर्वेशन मांगने के बाद से हालात महाराष्ट्र के बदले, क्योंकि सरकार में किसी की भी हो, चाहे वो सेना बीजेपी की सरकार थी, चाहे आज कांग्रेस की सरकार और महाविकास आघाड़ी के, सब में वर्चस्व जो है वो मराठों का है। हमेशा से मराठों का वर्चस्व रहा है। आप महाराष्ट्र बनने के बाद से आज तक की तारीख देखिए, एक या दो या तीन, एक दो चीफ मिनिस्टर छोड़ के बाकी मराठों से ही आए हैं या महाराष्ट्र के उन गांव से आए। तो उन्होंने मराठों के इश्यूज को, जब उनका आंदोलन हुआ तो ये तय किया कि हम उन्हें रिजर्वेशन देंगे, लेकिन वो रिजर्वेशन देने में नाकाम रहे। हाई कोर्ट से भी वो हार गए, सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब उस जजमेंट को उन्होंने नकार दिया, केंद्र सरकार चूंकि आज आरएसएस और बीजेपी के इशारे पर चलती है, वही फडणवीस जो आज लीडर अपोजिशन है महाराष्ट्र में, वो मराठों के फेवर में थे, आज वही मराठों के विरुद्ध इसलिए गए कि आज वो सरकार में नहीं है। तो रिजर्वेशन का जो मुद्दा है ये आपसी सहमति से ही तय होगा, कोर्ट में जाकर या किसी तरीके से रिजर्वेशन तय नहीं होगा। मेरा आज भी महाराष्ट्र की जनता से एक ही अपील है कि आपके जो एक्सपर्ट हैं, जो इसे जानते हैं, जो इस पे कुछ कर सकते हैं, उनको बैठकर सरकारों से चर्चा करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में जाकर कोई निर्णय नहीं होता, दबाव में कोई निर्णय कोई समाज मानने को तैयार नहीं होता। मैं आज भी कहता हूं कि मुसलमानों की हालत एजुकेशन के मामले में, इकोनॉमिकली और देश में बसने वाली कम्युनिटियों से बदतर है। अगर हम इस देश में रहते हैं तो हमें यह अधिकार हासिल है कि सरकारें हमारी मदद करें, और सरकारों की यह जवाबदारी है, क्योंकि जब वो वोट के लिए आते हैं तो वो कमिटमेंट करते हैं, अपने मैनिफेस्टो में देते हैं कि मैं आपके डेवलपमेंट के लिए करने वाला हूं, आपके लिए करने वाला हूं। तो वो एक बाध्य होने के लिए उनका मैनिफेस्टो है, जिसे सरकारों को या कोर्ट को चाहिए कि उनके मैनिफेस्टो को भी चेक कराए कि आप जिस नाम पर वोट लेकर आए थे, क्या आपने उसे पूरा किया है क्या। तो उसमें से मुसलमानों के डेवलपमेंट की बात आ जाएगी। मुसलमानों को हमेशा उलझाया जाता है। कोई भी सरकार की बात कर रहा हूं, कोई भी सरकार इस मुल्क में मुसलमानों के तय ईमानदार नहीं है। हमारे जो नुमाइंदे बैठते हैं, या तो उन्हें बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है तो अपनी कुर्सी के दबाव में वो बहुत सारी विषय को सरकार के सामने रख नहीं पाते। मैं आज भी कहता हूं कि आप डरो अपने खुदा से, आप डरो अपने समाज के लोगों से, कि सिर्फ अपने फायदे के लिए आप कम्युनिटी के लिए नुकसान मत करो। जो चीजें आप नहीं जान सकते वो कम्युनिटी के एक्सपर्ट से बात करिए और उसे लागू करने की कोशिश करिए। निजामुद्दीन रायन साहब, आपने बहुत ईमानदारी से और इंसाफ के साथ में बेबाकी से अपनी बात रखी है, खासतौर से रिजर्वेशन के ताल्लुक से। आपकी जवाब से सवाल निकल कर आता है कि जैसे आपने कहा कि ये बैठकर मसला हल हो सकता है, कोर्ट में अदालत में जाने से रिजर्वेशन का मसला हल नहीं होगा। हम जानते हैं कि जब पिछली सरकार, जो बीजेपी और शिवसेना की, कांग्रेस की जो सरकार, इस सरकार से पहले कांग्रेस की सरकार थी, सरकार खत्म हो गई, बाद में बीजेपी शिवसेना की सरकार आई। तो जाहिर सी बात है बीजेपी शिवसेना की सरकार में तो मुसलमानों के मुद्दों पे कभी, यानी कि मांग को पूरा करने की कोई नौबत ही नहीं आई, और ना इनकी कोशिश थी, ना इनकी नीयत थी, और ना ही करेंगे, हम जानते हैं। लेकिन आज शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस तीनों सरकारें साथ में हैं, तो क्या ये मसला बैठकर हल नहीं हो सकता है? क्योंकि अब तो पावर में है, बीजेपी तो है नहीं, और एक जो विरोधी सरकार थी शिवसेना, जो मुस्लिम मुखालिफ कहा जाता था, आज वो शिवसेना भी मुसलमानों के ताल्लुक से कहीं ना कहीं हमदर्द नज़र आती है, या ये कह सकते हैं कि वो इंसाफ पसंद नज़र आती है, जिसको शायद हो सकता है बीजेपी अलग मायनों में ले। तो क्या ये मसला हल हो सकता है इस वक्त? एक बात तो तय है, अभी आपने कहा कि सेना के अंदर बड़ा बदलाव आया है। मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी बड़े पैमाने पे मुसलमान भी उनके साथ जुड़ने लगे हैं, मुस्लिम मोहल्लों में भी उनकी शाखाएं होने लगी हैं, उनके शाखा प्रमुख बनने लगे हैं। वो एक जो है हमारे महाराष्ट्र के लिए एक अच्छा शगुन है। और हमारे तीनों पार्टियों के जो लोग हैं, तीनों के कॉमन मिनिमम एक प्रोग्राम डिसाइड है, और तीनों ने अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से एक सेटअप बनाया है और महाराष्ट्र की सरकार को चला रहे हैं। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे आते हैं जिनमें जो है सरकारें मजबूर हैं कि उसे कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। उन्हीं में से एक मुद्दा ये रिजर्वेशन का भी है। तो इसके लिए मैं आज भी चाहता हूँ कि ये हाउस में उस पर डिबेट हो, तीनों पार्टियों के लीडर्स जो हैं खुलकर उस पर बोलें, और संविधान के दायरे में, क्योंकि ये मंडल कमीशन वगैरह के दौरान या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से या सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक गाइडलाइन पहले से तय की है रिजर्वेशन पे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को तोड़कर
कोई सरकार कहीं जाएगी, क्योंकि अगर आपने हाउस में कोई चीज पास कर लिया या किसी को आप वोट की लालच में कोई चीज देने वाले हैं तो आज नहीं तो कल जब वो कोर्ट में जाएगा तो वो मुद्दा उड़ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि आपसी चीजें हैं कि लोग कोर्ट में क्यों जाएं, मेरी एक जरूरत है और समाज को पता है। अगर समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं अगर वो बैठकर तय करते हैं तो वो विषय हो सकता है। मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में जब हेमवती नंदन बहुगुणा की गवर्नमेंट थी, जिस जमाने में वो आए थे, तो उन्होंने बहुत ऐसे मुद्दे थे जिनको वो हाथ उठाकर इलाके के समाज के लोगों को कहलवा कर उन मुद्दों को हल किया। उसमें एक आध मस्जिद का भी मामला था, होटल स्काई लार्क जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के गेट के सामने जो बंद था उसका मुद्दा था। तो हमारे यहाँ बहुत सारी मिसालें हमारे पुराने राजनीतिक दलों के नेताओं की मौजूद हैं। लोगों को चाहिए कि पुराने जजमेंट को देखें, पुराने लीडरों के फैसले को देखें और लोगों के बीच वो लाएं, क्योंकि आज नौजवान पढ़ा लिखा है, आज कोई डिसीजन होता है जब तक आप बताने की कोशिश करेंगे तब तक वो उनके घरों में पहुंच चुका होता है। तो अगर हम सब ये चीजें प्लान करके करेंगे तो आज भी मुल्क तरक्की कर सकता है। आज भी इस मुल्क के पास, क्योंकि हमारे पास दुनिया की सारी चीजें पैदा होती हैं, हमें किसी पर डिपेंड, हमारे यहाँ कम पैदा हो लेकिन दुनिया की हर चीज हो रही है। दुनिया के दूसरे लोग हमारे मुल्क में आ रहे हैं लेकिन हम अपने मुल्क में अपनी चीजों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण यह है कि कोई एक तबका बैठा है जो अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। हमें उससे बचने की जरूरत है और जिस दिन हम इसमें कामयाब हो जाएंगे हमारा भारत वापस सोने की चिड़िया हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात। निजामुद्दीन नायन साहब, अब तक तो बात जो है हम ये समझते हैं कि तो कहीं ना कहीं ईंट पत्थरों और सियासत की होती रही। अब मैं आता हूँ कुछ अदब की तरफ कि जहाँ पर इश्क है, मोहब्बत है, अक़ुवत है, भाईचारगी है। आप उर्दू अदब से बहुत आपको लगाव रहा है, बहुत मुशायरे आपने करवाए हैं माशाल्लाह, और लगातार मैं समझता हूँ इस लॉकडाउन और कोरोना वबा से पहले भी आपने एक बड़ा मुशायरा कराया था और इस सिलसिले में आपकी कोशिशें जारी हैं। आप उर्दू को या उर्दू मुशायरों को या उर्दू शायरों को कल, आज और कल किस नज़र से देखते हैं? उर्दू अदब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं चूँकि यूपी से आता हूँ तो वहाँ तो इस तरह की चीज़ें बड़ी आम थी, लेकिन मुंबई आने के बाद 84 के बाद मैंने ये देखा कि मुशायरों का जो यहाँ एक दायरा था मुंबई में, तो 2-3 ही खाली स्पॉट थे जहाँ मुशायरे होते थे। एक रंग भवन, वो वीटी स्टेशन के करीब में एक हॉल था जो गवर्नमेंट का था, लेकिन तभी मुशायरे जो है बिल्कुल पैसे से होते थे। टिकट बिकता था 10 रुपये 20 रुपया और 100 रुपये का टिकट वो कुछ लोग जो स्पॉन्सर टाइप के लोग होते थे वो लेते थे, लेकिन उससे हमारा नुकसान हो रहा था। नुकसान ये हो रहा था कि एक जमात मुंबई में ऐसी थी जो पैसे वाली थी, वो उन्होंने क्या किया कि जब कोई मुशायरा करता था तो 25-50 टिकट जो है वो पैसा दे के ले लेते थे और अपने घर के चपरासी प्यून जो लोग हैं उनको भेज दिया। तो 100 का टिकट है, बड़ा टिकट है, आगे बैठे और लोगों को हूट करना, मस्ती करना, तो उससे नुकसान हो रहा था। तो मैं भी माहौल नहीं था उसमें, नहीं था, तो मुझे लगा कि हमें इस पर कुछ काम करना चाहिए। तो हमने उस जमाने में जब मुशायरा शुरू करने की कोशिश की तो हमारी पहली कोशिश ये थी कि हम मुशायरों को फ्री करें। जी, अच्छा। तो हमने मुंबई में लगातार, और ये मेरी देन है, अल्लाह ने हमसे ये काम लिया और हम जानते हैं इसकी गवाह है हमारी, चाहे उस वक्त जो है हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, ये कि बिल्कुल सही है कि वो आपने इसकी बुनियाद रखी। वो इसीलिए रखा कि एक मुशायरा हुआ था बिरला में, ये बॉम्बे हॉस्पिटल के पास जो हाल में एक मुशायरा हुआ था। उस वक्त राजेश साहब जिंदा थे, अपने राजेश पायलट साहब जी, और उस मुशायरे को गुलाम पेश इमाम साहब और कोकन के कुछ लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन वो हाल छोटा था। तब मुशायरा सुनने का बहुत शौक था। लोग इगतपुरी, नागपुर और भिवंडी और सब जगहों से मुंबई मुशायरा सुनने आते थे और वो हाल में 1000 आदमी की कैपेसिटी थी और 3000 लोग मुशायरा सुनने आ गए। हाल में तोड़ फोड़ मची, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और बुरी तरीके से उन्होंने मौलवियों को मारा। 70-80 ऐसे लोगों को मारा जो बेचारे टिकट के, क्योंकि जगह अंदर नहीं थी और अदब नवाज और मुशायरे के शौकीन थे, सुनने वाले थे। तो फिर हम लोगों ने एक प्लान किया, हमारी जो टीम थी एकता फोरम के हमारे दोस्तों से, कि भाई ये मुशायरा हम करेंगे और ओपन में करेंगे। तो हमने पहला मुशायरा साबू सिद्दीक के ग्राउंड में स्टार्ट किया। तो उस जमाने में हमने आधा टिकट रखा और आधा फ्री किया। तो बहुत सारे लोगों ने हमें गालियां दी फोन करके कि साला हमने क्या आपका बिगाड़ा, हमको आपने फ्री नहीं दिया। तो हमने दोस्तों से तय किया कि भाई हम क्या करेंगे कि आप अगले साल सब फ्री करेंगे। अच्छा। तो जब दूसरा मुशायरा किया तो हमने YMCA ग्राउंड में किया। हमको YMCA भी छोटा पड़ गया। 4 साल लगातार YMCA के मुशायरे में हमने सब फ्री कर दिया। पब्लिक का ये हाल था कि मोहल्ला गले के जो रोड थे वो सब भर गए। तो उसका बेनिफिट ये हुआ कि बड़ी बड़ी कंपनियों को हमने
इन्वॉल्व किया। उससे पहले मुशायरे में हमारे ट्रैवल एजेंसी वाले और दूसरे यही लोग पैसा देते थे, तब तो शायरों को बेचारे 3000 5000 मिलता था और कहीं जाके भी वो सो गए, कुछ कर लिए। हमने वो सारा सिस्टम भी बदला, हमने शायरों को बड़े बड़े जगहों पर रखना शुरू किया, उनको हवाई जहाज का टिकट दिया, डॉक्टर मलिक ज़ादा जैसे और ये सारे लोग। और चूंकि आपके वालिद खुद तार साहब उस जमाने में बड़े शायर और उनके दौर का जो सर्कल था वो हिंदुस्तान की तारीख में लोग उसे याद करेंगे, उससे कभी आदमी फरामोश नहीं करेगा। मैं तो पहले आपसे मेरी मुलाकात बहुत बाद में हुई, लेकिन चूंकि मैं उनको पर्सनली जानता था, तो जब उनकी किताब आई बर्फीली जमीन का, तो मैं उसके प्रोग्राम में भी गया, यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में गया और उन्हें बहुत उससे पढ़ता रहा और अलग अलग जगहों पर उनके बारे में सुनता रहा और बड़े बड़े लोगों ने उनके बारे में लिखा। कैसुल जाफरी साहब और मैंने तो अपने मुशायरों में भी कैसुल जाफरी साहब को बुलाया, मलिक ज़ादा साहब को बुलाया, गुलजार जुस्सी साहब को बुलाया, जो मुझे मुल्क में बड़ा शायर लगा मैंने उन्हें मुशायरों में बुलाना शुरू किया और इनके स्टैंडर्ड को, क्योंकि मुझे ये लगा कि समाज के एक तबके को ये बहुत कुछ देते हैं, भले हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आज उर्दू को बचाने का काम हो, समाज में जो गंदगी थी उसको खत्म करने का, और सरकारों के से आंख में आंख डाल के बात करने का काम भी इस मुल्क में शायरों ने किया, नेताओं ने नहीं किया, क्योंकि शायर को कोई लेना देना नहीं था। वो तो एक बार कुछ लिख दिया और अगर उसने लिख दिया तो पत्थर की लकीर थी। इसलिए मैंने उस पर जो काम किया, मैं समझता हूं कि पिछले 23 सालों से लगातार हम मुशायरा कर रहे हैं। यही एक साल गैप गया क्योंकि हमको परमिशन नहीं दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज मुंबई में चाहे जो लोग मुशायरा करें फ्री करेंगे और लोगों की सुविधा के हिसाब से करेंगे। और मैंने दूसरा काम ये किया कि मैं हिंदी वाला था, हिंदी का पर्चा निकालता था, लेकिन हिंदी के प्लेटफॉर्म पे हमेशा उर्दू का किया। ये बहुत बढ़िया, पैसा हमेशा हमको हिंदी वालों ने दिया। जिन कंपनियों ने मुझे स्पॉन्सरशिप दी है, आप उसमें देखेंगे ना तो आप यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि उनका उर्दू से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, लेकिन उनका ये कहना था कि दोनों भाषाएं इस मुल्क की हैं और दोनों को बोलना चाहिए, दोनों की तरक्की होनी चाहिए। इसलिए अगर हम हिंदी को पैसा देते हैं तो उर्दू वालों को भी पैसा दें। ये मैंने खोज की और ये मेरी खोज सफल रही। मैंने स्पॉन्सरशिप बड़े बड़े कंपनियों से लाया और मुशायरा करने वालों को ये बताया कि आप जाओ फील्ड में, क्योंकि आप जिनसे 1000-2000 लेके आते हो आप उनके सामने हाथ क्यों बांधते हो? आपको हजारों की जगह लाखों लोग दे रहे हैं, फिर भी आप जो है। तो लोगों ने उसको सुना भी, समझा भी, और फिर उसके बाद से मुंबई का माहौल बदला, 10-12 मुशायरे होने लगे, नहीं तो एक मुशायरा या एक आध कभी चुटपुट होता था। तो ये मुझे खुशी है कि मैंने जगन्नाथ आज़ाद को देखा, उनको सुना, मैं मलिक ज़ादा के साथ रहा, प्रोग्रामों में देखा। इस तरह से मैंने कतील सिफाही साहब, दूसरे और भी पाकिस्तान के कई शायर बड़े जो लोग आए, मैंने बड़े अच्छे तरीके से उनके साथ ये करने का मुझे मौका भी मिला और मैंने उनसे सीखा भी और लोगों के लिए एक रास्ता खोल दिया कि अब आपके लिए आसानियाँ हैं। पहले नशिस्तें होती थी, मैं अभी थोड़ा सा दुखी हूँ। मैं चाहता हूं कि वो नशिस्तें बरकरार रहें, कि छोटी छोटी नशिस्तें जो होती थी अभी भी गाहे बगाहे कहीं ना कहीं लोग करते हैं, तो लोगों को अभी भी अवेयर करने के लिए आज ये कोशिश करने की ज़रूरत है कि अगर हम बड़े मुशायरे अब नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजहों से, तो हमें नशिस्तों का काम फिर शुरू करना चाहिए। लेकिन मुशायरे अब तो बड़े ही होंगे, इससे पहले भी और काफ़ी लोग आ गए। अब तो पहले कोई अधिकारी नहीं आता था। लेकिन एक दौर ऐसा आया निज़ाम साहब, एक ज़माने में तो मुशायरों में शायरी हुआ करती थी, एक दौर ऐसा आया कि वहाँ पर मुशायरों में शायरी कम, ड्रामेबाजी होने लगी। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि नशिस्तों में ही अदब नज़र आता है। इसकी वजह यह है कि जो रियल में शायरी करता है, जो शायर है, वो मुशायरों में जाता नहीं। आज भी 50%, अगर समझो 20 शायर हैं तो आप उसमें देखेंगे कि 10 शायर ऐसे हैं जो अपना कलाम पढ़ते हैं और 10 शायर ऐसे हैं जो कहीं से पकड़ के लाए गए। तजुर्बा रहा आपको? मैं बहुत खुलकर, मुझे तो ऐसी भी मालूमात थी कि जो शायर पढ़ रहा है उसमें वो किसका कलाम है ये भी हमको पता था कि भाई ये फला ने लिख के, क्योंकि आज भी उर्दू की जो सही जानकारी है और जिनकी जवाबदारी थी पूरी के तहत, आज फिल्म इंडस्ट्री को आप ले लीजिए, बड़ा से बड़ा शायर जो हमारे यहाँ जिसका बड़ा नाम है, वो बेचारा फिल्म इंडस्ट्री में झोले उठा के घूमता है और किसी चल वाले नाम के लिए वो गज़लें लिख देता है, 10-20 हज़ार रुपये मिल जाता है, लेकिन वो करोड़ों कमा रहा है। और जिसने लिखा, जो उसका खालिक है, वो गरीब आज भी पैदल 10,000 20,000 के लिए कर रहा है। तो ये मेरे समाज की जवाबदारी थी कि इसको करता, लेकिन ग्लैमरस छा गया। अब मुशायरों में ग्लैमरस आ गया। आप देखिए कि मुशायरों में किस तरह से पढ़ाई हो रही है, आप कुछ सोच सकते हैं। लेकिन मैं इससे नाउम्मीद नहीं हूँ। कम से कम एक चीज़ तो है कि ग्लैमरस भले आया हो लेकिन उर्दू को नुकसान नहीं हुआ। बोलना तो उनको उर्दू में ही है,
लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनसे बचाना चाहिए, और जो रियल लिखने पढ़ने वाला आदमी है उसकी मदद को सामने जाना चाहिए। एक वादा मैं आपसे चाहूँगा, आप अभी आगे जब भी मुशायरा करें शायरों को बुलाएं, अच्छे शायरों को बुलाएं, ड्रामेबाजों को ना बुलाएं। नहीं, इंशाअल्लाह। और आपने मेरे यहाँ देखा होगा, मेरे यहाँ तो बहुत कम शिकायतें आपको मिली, क्योंकि मैं हमेशा से ये कोशिश करता रहा हूँ कि उन्हीं लोगों को लाया जाए जिनकी अच्छी किताबें यहाँ गई। मैंने हमेशा कोशिश की कि जो लोग आए पढ़ने, मुझे कम से कम ये जानकारी रहे कि उनका कोई दीवान आया है। अगर उन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं तो यकीनन कुछ ना कुछ इल्म है। और आज यही नुकसान हो रहा है। हमने सब ट्रायल किया। नहीं, बहुत से ऐसे भी है निज़ाम साहब जो शायर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी इतनी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपनी किताबें शाये कर सके, लेकिन कम से कम उनका कलाम सुनने के बाद तो अंदाज़ा हो जाता है कि वाकई ये शायर है, अच्छा शायर है ये। तो नए शायरों को भी मौका देना आपकी जिम्मेदारी बनती है, और आपने दी भी है। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा। नहीं, हमने तो यहाँ तक शुरू किया था कि हर साल मुशायरे के बाद एक शायर की किताब को प्रिंट करेंगे। अच्छा, हमने ये भी शुरू किया था। और हमने लोगों से ये कहा था कि जो जमातें काम, जैसे अभी उर्दू एकेडमी है, हर राज्यों में है, लोगों को चाहिए कि गलत तरीके से आप उनका पैसा और अवार्ड ले लेते हैं, जिसका हक है उसे दीजिए। तो आप अगर सभी, मैं मिनिस्टर हूँ सरकार में और मैं माइनॉरिटी देखता हूँ या मैं वफ़ देखता हूँ, तो मेरी जवाबदारी बनती है कि मेरी कम्युनिटी में कौन आदमी इस तरह का था, तो उसको रियल में उसका अवार्ड, उसका पैसा, अगर उसको पैसा दे रहे तो उसकी किताब प्रिंट करा के दे दें। और ये समाज की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हम असासा तैयार नहीं करेंगे, हम लिटरेचर तैयार नहीं करेंगे, तो हम आने वाली नस्लों को क्या देंगे। जी। मेरा भाषण कोई नहीं सुनने पढ़ने वाला। जी। मैं अगर ये दावा करूं कि साहब मेरे मरने के बाद मेरा भाषण जो है आप परोस देना, तो लोग नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपके वालिद ने एक किताब लिख दी, 100 साल बाद भी वो किताब आप रहे ना रहे, आपके पुरखों में से कोई ना रहे, लेकिन किसी ना किसी लाइब्रेरी में वो महफूज है। शायरी जब यस, तो मेरा यही कहना है कि जो अदब के ताल्लुक से जुड़े हैं, जो इस तरह का काम करते हैं या उनके घरानों के लोगों ने किया है, आज वो शायर समझो नहीं है। ऐसे भी कितने लोग हैं जिनकी दीवानें पड़ी हैं। तो ये एकेडमी को भी चाहिए कि ये बजट जो आपको लाया जा रहा है वो इसी काम के लिए लाया जा रहा है कि आप उनकी मदद करें। चलिए, अगली बार इंशाल्लाह आपके साथ में हम उर्दू एकेडमी, वक्फ बोर्ड, इन सारे मुद्दों पर और दूसरे मसाइल पर बात करेंगे। काफ़ी लंबी गुफ्तगू हो चुकी है, समझता हूँ। बहुत निज़ामुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे निज़ामुद्दीन राइन साहब, जिन्होंने बहुत तवील गुफ्तगू की और अपनी बातों को बहुत खुल के रखा। हम आपसे और आप सभी दोस्तों से, नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। कैमरा पर्सन शाहिन पटेल के साथ राशिद अजीम, शुक्रिया। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।